चलो मालिक। वापस से आप सभी का भरपूर स्वागत है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं सर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने क्योंकि 12 चैप्टर्स का रिवीजन जो की है कर लिया है, तो अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं, या आ सकते हैं तो बोले तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और बढ़िया ये है कि सर एमसीक्यू से आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम कॉन्सेप्चुअल कितने क्लियर हैं। इस पीडीएफ के अंदर कुछ मेरे हिसाब से 44-45 एमसीक्यूज हैं, जिसकी जो आपको पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलेगा साहब, लेकिन करना क्या है, देखो आप कुछ मत करो, पूरा फोकस्ड रहो और आपके जो आंसर्स आने चाहिए वो करेक्ट आने चाहिए, ये कोशिश करो। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये समझ लो कि आपकी एमसीक्यू की तो तैयारी हो गई है पूरी। इसके जस्ट बाद हम क्या करने वाले हैं, हम चर्चा करेंगे सर असर्शन एंड रीजंस के ऊपर कि सर एक तो क्वेश्चन आएगा तो पढ़ेंगे कैसे, और पढ़ने के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम उनके आंसर्स कैसे निकालेंगे। चलेगा, आइए साहब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर irrespective of the educational qualification. Causes: identify the characteristics of profession that management does not fulfill in the statement being discussed above. ऊपर के स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा प्रोफेशन का कैरेक्टर है जो मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करता, और ऊपर की लाइन कौन सी लिखी है कि मैनेजर कोई भी हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, दूसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन, एंड तीसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एंड चौथा है सर्विस मोटिव। तो सही जवाब होना चाहिए कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं, और इसके अलावा भी कोई आंसर है क्या? तो मेरे हिसाब से बी और सी पर ही ज्यादा बातें हो रही हैं, करेक्ट ना? सो करेक्ट आंसर इज सी। सी है सही जवाब, क्योंकि सर अगर आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करोगे, कि कोई प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो आपको रिस्पेक्टिव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। यही तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब था। तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2। Even where members of department willingly cooperate and work as a manager must coordinate the effort of different people in a conscious manner. Identify the characteristics of coordination. बढ़िया क्वेश्चन। Coordination ensures the unity of action, deliberate function, continuous process and all pervasive function. डी, कुछ बोल रहे हैं डी, और थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं ताकि और क्लियर दिखेगा। हाँ, अब ठीक दिख रहा ना? चलेगा। हाँ, क्वेश्चन वापस बता देते हैं, लो। अब दिख रहा पूरा? हाँ। मेरे हिसाब से हिंट काफी है यार। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन कहां पर बात होती थी? सर उन्होंने बोला था कोऑपरेशन जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन के साथ में। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। वहां पर ही तो बात हुई थी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की, कि सर दोनों ही चाहिए, कोऑर्डिनेशन होगा कोऑपरेशन नहीं होगा काम नहीं बनेगा। अरे चलेगा, या कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन तब भी काम, हमें तो दोनों चाहिए। वो कौन बोलता था? डेलिब्रेट फंक्शन। सो करेक्ट आंसर इज बी। चलेगा साहब, क्वेश्चन नंबर 3। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी, बोलो जल्दी। हाँ, दिमाग लगाते चलो साथ में, बस ऐसा ही मत करो। हाँ करेक्ट। देखो एमसीक्यू सही लाने का ये भी एक प्रोसेस होता है ना, कि आप इंस्टेड ऑफ कि सही जवाब ढूंढे, कभी कभी गलत जवाब भी ढूंढ लो कि सर ये तो हो ही नहीं सकता है, तो वो अपने आप फिल्टर लग जाता है कि यार 4 में से 3 या 2 तो हो ही नहीं सकते, तो आप जंग कितने के बीच बची? वो केबीसी में होता ना 50-50। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी का लेवल आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर कभी भी आपको एमसीक्यू में सही जवाब ना मिले, तो आप ये ढूंढो कि यार इनमें से कौन से जवाब तो हो ही नहीं सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिल्टर लग जाएगा। तो चलो साहब, सही जवाब क्या आ रहा है आपके हिसाब से? करेक्ट आंसर इज सी, कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेबोरेटरीज में टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, दैट्स व्हाई मैंने इसको इस पीडीएफ में डाला है बेटा। अरे नहीं यार, ऐसे मत करो।
बोलो बोलो। Who is known as father of general management? Henry Fayol, Gilworth, F.W. Taylor, and Harold Knotts. बोलो बोलो बोलो। चलो साहब, तो सही जवाब है ए, हेनरी फेयोल। चलो, ये तो कहीं लाइन लिखी थी, याद है? वन हेड वन प्लान, सो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फेयर रिम्यूनरेशन, डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे इस क्वेश्चन को कल को अगर सॉल्व करते तो देखो गलत पहले तो दो हो ही गए कि सर ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। अब बचता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? वन हेड एंड वन प्लान यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में था या यूनिटी ऑफ कमांड में था? आंसर इज कमांड में था यार। तो सही जवाब होगा ए। चलें, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसलिए पढ़ो बेटा। हाँ करेक्ट, वही मैं भी देख रहा था। सही जवाब होगा ऊपर वाले का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सही सही सही। चलें, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो जल्दी। शोर मत करो बेटा, पढ़ो। अच्छा, आप ये काम भी कर सकते हो, एक बच्चा कर रहा है इसलिए मुझे लगा कि वो क्या कर रहे हैं, रफ कॉपी पे लिखते जा रहे हैं कि मेरे कौन से सही हो रहा है कौन से गलत हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, वाह अच्छा काम कर रहे हो। बाकी लोग भी ये करते जाओ कि आपका कौन सा सही हो रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि आउट ऑफ इतने मार्क्स हमें कितने आए, तो एक सेल्फ चेक हो जाएगा। करेक्ट है। चलो आओ एक बार देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? सुशीला, द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक लिमिटेड, जनरली अडॉप्ट अ slack behavior with her colleagues and subordinate. She does not give them parameters of rules for reporting of work and completion of the project. Which principle of management is being ignored? Scalar chain, order, discipline, equity. बोलो, स्केलर चेन, ऑर्डर, डिसिप्लिन और इक्विटी, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो नहीं किया है? इग्नोर कौन सा हुआ है? सो आंसर इज डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डर में तो बेटा मैन और मटेरियल सही जगह पर प्लेस होना चाहिए, वो बोलता है ऑर्डर। चलेगा? आइए साहब, अगला क्वेश्चन नंबर 7। The management of Hima Limited has achieved the target of 20% profit in the previous year. However, they are hesitate to share increased gain of company with the workers. Identify the principle of management being overlooked by the management. बढ़िया क्वेश्चन भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ही बेटा जवाब मिलेंगे। चलो साहब, सो कौन सा आ रहा है? हाँ? नहीं यार, से कैसी बात कर रहे हो यार, हैं? करेक्ट आंसर इज ए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। प्रिंसिपल जाके पढ़ना पड़ेगा। अब जो वीडियो जिसके रिस्पेक्टिव में है उसी पे ही चर्चा करें। आप एक बार जाके देख लो, जल्दी देख लो ना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बात करता था सर? कि सर जो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, हाँ वर्कर और मैनेजमेंट जो होते हैं एक दूसरे में, मतलब एक वॉर नहीं होना चाहिए ना, इनविजिबल वॉर नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में प्रेम भाव होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यार ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो हमें वर्कर्स के साथ भी तो शेयर करना चाहिए ना, ऑब्वियसली बात है। तो वो बेटा चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Even after opening up the Indian economies in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permit for doing business in India, which create a negative impact on business. Identify the dimension of business environment which lead to the creation of negative impact on business. Social environment, technological, legal और political. अच्छा, confusion आ सकती है कि legal भी हो सकता है और हाँ
चलो साहब, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि सही का सबका सही जवाब आ रहा है, आंसर सी, लीगल एनवायरमेंट। चलें क्वेश्चन नंबर 9। नहीं ना बेटा, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे ना बेटा। इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखो, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 11th में पढ़ाया गया था, वही तो प्रॉब्लम है। यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म की चर्चा नहीं हो रही। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर भी प्रॉब्लम यार कि लीगल कंस्ट्रेंट अभी भी हैं कि हम उतना खुलकर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, वो वैसी कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से पढ़ो। सो the increase in the demand for many Ayurvedic medicines, healthcare product and service in the past few months is related to the need of building immunity and an increased awareness for healthcare due to the spread of coronavirus. Identify the feature of business environment being described above. So specific and general force, interrelatedness, relativity and none of the above. तो मैंने एग्जाम्पल भी यही दिया था क्लास के अंदर कि जब किसी एक डायमेंशन में अंतर आता है तो उसकी वजह से दूसरा भी इंपेक्टेड होता है, उसी को बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। सो करेक्ट आंसर इज बी, इंटर रिलेटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा देखो नया है ना। फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप आर द रिजल्ट ऑफ। तो पता है इसका सही जवाब ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान है गलत जवाब ढूंढना, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉलिटिकल हो नहीं सकता, इकोनॉमिक हो नहीं सकता। अच्छा टेक्नोलॉजिकल और सोशल में फंस सकते हो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, बट इनका पर्पस जो सर्व करते हैं वो है सोशल मीडिया, है ना। सो करेक्ट आंसर इज सी। चलो 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, चलें। Introduction of mobile phones have negatively affected the business of watches and camera. Which factor of business environment is related with the sentence? बोलो। हो गया? करेक्ट आंसर इज बी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। चलें क्वेश्चन नंबर 12। ये बेसिकली आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन पूरे चैप्टर वाइज ही सीक्वेंस्ड है। सो एक बार आप देखें। अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। किसने बोला? ये तो किसने बोला? नहीं, ये कहीं तो बोला था। तुक्का मार रहे हो कि? अरे सुना सुना है कि सुना सुना है? चलें, ये पढ़ाया गया था सर, आंसर है 12 का ए। चलें 13 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये प्लानिंग का ही क्वेश्चन है, प्लानिंग की प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा उनने जो टर्म्स हैं वो हल्के से चेंज कर दिए हैं कि जो व्यक्ति मतलब समझता होगा वही इसको कर पाएगा। सो एक बार कोशिश तो करें बेटा। सो करेक्ट आंसर इज सी। सीक्वेंस में ही सीक्वेंस में ही जमा हुआ है वो ऑलरेडी। सो सी, ए बी सी डी ई एफ जी चलेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। चलें। A plan setting all expensive revenue and income for a specified period is called cash cost sheet, cash statement, budget, profit and loss account। तो मेरे हिसाब से बिजनेस स्टडी में बात तो टाइप ऑफ प्लान जो होता है वो एक होता है बजट। सो करेक्ट आंसर इज सी, वो हो जाएगा आपका बजट। चलें क्वेश्चन नंबर 15। मैं साइड ही रहता हूं ताकि आप पढ़ पाएं।
स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लान, स्ट्रेटजी, रूल्स, प्रोसीजर, प्रोग्राम? सो करेक्ट आंसर इज डी, प्रोग्राम। चल, हाँ आराम से टाइम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस आंसर सही निकालो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो पूछ रहा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कौन पूछ रहा? अच्छा इनसे पूछ रहे हैं। बेसिक क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? So span of management refers to number of subordinate that can be effectively managed by superior. Correct? बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी, डिविजनल स्ट्रक्चर। चलें चलें, ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड डिवीजन ऑफ वर्क, व्हाट विल बी डन, बाय whom विल बी डन, वेयर विल बी डन। हाँ देखा कंफ्यूजन कितनी आती है ना। बोलो, नहीं होम विल बी डन तो होता है ना, क्यों नहीं होता? डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज नहीं करते? देखो ऑर्गेनाइजिंग इनिशिएट्स एक्शन ना, अरे ऑर्गेनाइजिंग में ही तो प्लानिंग कन्वर्ट हो, प्लान्स को आप एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हो। हाँ तो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, कौन करेगा वो भी होता है, कहां करेंगे ये भी होता है, तो बचा क्या? व्हाट विल बी डन, क्योंकि ये व्हाट का आंसर देता है प्लानिंग, करना क्या ये कौन बताएगा? ऑर्गेनाइजिंग से तो कहानी होती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव ना। ठीक है देखा, अरे चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। So delegation of authority merely means the granting of authority to subordinate to operate within the prescribed limit, without any limit, to any extent, as per approval of the managers. So correct answer is A, within the prescribed limit. नहीं 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 नहीं, प्लान्स को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी वो है, प्लान तो आपने ऑलरेडी सेट कर लिया ना। चलें क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 चलो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड, इन पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने वो लिया है। थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाए बेटा वो चलता है हमको, बट आंसर सही निकालें। चलें, क्या आंसर आ रहा है आपका? तो आप ऐसा समझ ले पहले तो वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस होते क्या है वो पहले समझ लो, क्योंकि प्रॉब्लम है कि पहले वो भी तो नहीं पता ना। तो बताओ साहब क्या होता है वर्कफोर्स और वर्कलोड? सर वर्कलोड सिंपल ये बात करता है कि मुझे कितने लोग किस टाइप के चाहिए, जबकि वर्कफोर्स एनालिसिस ये बोलता है कि ऑलरेडी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अंडर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ्ड है, या बराबर है कि जितने चाहिए उतने लोग हैं। तो कितने लोग मुझे आगे चाहिए वो बताता है वर्कलोड, और ऑलरेडी मेरे यहां किस पोजीशन पर है कि ओवर स्टाफ्ड है अंडर है वो बताता है वर्कफोर्स। अब मैंने दोनों का आंसर बता दिया, अब आंसर बताओ क्या आएगा, बोलो। अभी भी नहीं आ रहा पक्का? चलो सर, तो सही जवाब हो जाएगा ए,
वर्कलोड एनालिसिस। चलेगा साहब, चलें क्वेश्चन नंबर 20। हम्म। क्यों? नहीं नहीं, अगर यहां पर ये बोला होता कि ऑलरेडी हम इस पोजीशन पर हैं, तो फिर कहानी वो बनती जो आप बोल रहे हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 20। इजी है, छोटा सा है, जल्दी से करें। अब भी समझाया। वर्क ऑफ एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट, सो करेक्ट आंसर इज डी। चलो, लर्न वाइल वर्किंग विद सीनियर्स। अरे कोचिंग कहां हो जाएगी। चलो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। चले 22। बस खा गए ना धोखा, इंट्रोड्यूस लिख दिया ना उन्होंने, तो बस उतना तो हम याद करके जाते हैं। किससे इंट्रोड्यूस करा रहे पहले वो तो देखो। हाँ, आगे भी कुछ लिखा है। अरे यार, जब मैंने अपनी पीडीएफ में डाला है बेटा ना, तो आप इतना समझ लो कि कुछ तो वैल्यू होगी। देखा, अब ट्रेनिंग होगा, फिर और कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा सर। चलो थैंक गॉड, इतना तो पता है कि ए और बी तो नहीं हो सकते। आप मुझे बताओ, ट्रेनिंग में ऐसी कोई बात हुई थी क्या? तो मैं कंफ्यूज कब होना चाहिए था? जब प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन दोनों होते। तो ऐसा इंट्रोडक्शन की बात है ही नहीं कहीं ओरिएंटेशन में। तो करेक्ट आंसर इज, तो फिर घूम क्यों गए थे? वही तो बोला था। फिर क्यों पहुंच गए थे? ट्रेनिंग ले लो फिर। चले क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, टेम्परेरी सेपरेशन। करेक्ट आंसर इज ले ऑफ। आपको याद है इंटरनल सोर्स के अंदर हमने तीन तीन बात करी थी। हाँ, क्या ऑफ में? अच्छा, ओ थैंक यू सर। आई थिंक यू हैव टू अप्रिशिएट द एफर्ट। ये पता है अभी जस्ट इसके पहले कितनी मेहनत की गई है, वो शायद वो तो अपन यहाँ बैठे हैं स्क्रीन पे देख रहे हो, तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो, मैं होता डायरेक्ट 6 मारता। एफर्ट लगता बेटा, ठीक है। सो इंटरनल के अंदर अपन ने 3 पढ़े थे, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। करेक्ट है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 24। चलो साहब, आ गया। सो करेक्ट आंसर इज डी, सेल्फ एस्टीम। चले क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, लीडरशिप स्टाइल पर है, बढ़िया क्वेश्चन। तो बेसिकली 3 ही होती थी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजी स्फेयर। नहीं, डी नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी कोई स्टाइल थी नहीं। सो चलो, करेक्ट आंसर इज ए। चले ऊपर कर लो। और आइए, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैरियर। आंसर इज, बिल्कुल सही जवाब। चलें अगला बताएं बेटा। सेंडर मैसेज इनकोडिंग और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो आपको बताना है। पक्का? चलो सही। जी, चलें क्वेश्चन नंबर 28। सिग्निफिकेंट डेविएशन, कल ही अपन ने रिवीजन किया था, याद हो तो, कंट्रोलिंग का।
कि हमने मैनेजमेंट को केवल सिग्निफिकेंट डेविएशन ही बताने हैं, वो क्या कहलाता था? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। वो परमिसिबल लिमिट के बाहर होगा तो ही बताना है। तो करेक्ट आंसर इज बी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इस पर भी अपनी चर्चा हुई थी कि सर ये फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है। तो सही जवाब है सी। चलो, स्टैंडर्ड आर सेट इन। अच्छा, स्टैंडर्ड आप क्वालिटेटिव कर सकते हो, क्वांटिटेटिव कर सकते हो। मैंने बोला ना, मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए एक रहता है ना, कंफ्यूजन हो या कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा हो। पक्का लॉक कर दें? तो आपको मिलता है, हाँ वैसे तो ऑब्वियसली बात है यार, एक सेकंड, हाँ तुम तो लिख लो अपना। चलो सर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलता है बेटा ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर इज सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 32, डेट फाइनेंसिंग इज बेटर देन इक्विटी इफ। करेक्ट आंसर इज ए, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन होनी चाहिए। कल भी इस पर अपनी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद हो तो, फाइनेंशियल लीवरेज, उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और एक क्वेश्चन यहां पर याद आ गया, ऑल्दो इसमें नहीं है, कल मैंने खैर बोला था ये कि जो एक क्या बोल सकते हैं करेक्ट डेट इक्विटी रेशियो होता है वो होता है 2:1। ये भी आपको ध्यान रखना है, चलेगा? पक्का? अच्छा, कल को आपको अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन देकर ये पूछा जाए कि बताओ डेट इक्विटी रेशियो कितना आएगा, तो क्या करोगे? डेट डेट जोड़ोगे, इक्विटी जोड़ोगे, दोनों को अपॉन में करोगे तो जो रेशियो आएगा वो आप निकाल सकते हो। चलेगा? बिल्कुल साहब, आ जाओ। हाँ हाँ, अकाउंट्स आ गई, सही बात है। सो पहला आंसर आ रहा है 60, कुछ बोल रहे हैं 10। सो द करेक्ट आंसर इज 60,000। बेटा टोटल तो वेल्थ 60 कहलाएगी ना। चलें, ये क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा इसलिए मैंने ले लिया है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। हाँ तो कहीं मारोगे और क्या। हाँ तो एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, सब अपना अपना तुक्का मार लो। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं। चले, सो करेक्ट आंसर इज डी, 23। चले, सो करेक्ट आंसर इज डी, 23। चले, क्वेश्चन नंबर 35। ये तो खैर आपको पता होगा, सेटलमेंट साइकिल कितनी होती है एनएससी में? करेक्ट आंसर इज सी, T+2 होती है। सुनते नहीं हो? चलो, सेबी कब स्टेब्लिश्ड हुआ था ये तो सही बताओ। सो करेक्ट आंसर इज बी, 1988। चलें, क्वेश्चन नंबर 37 आप ही करेंगे। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं सारे ऑप्शंस ओपन कर दूंगा। हाँ वही पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ा। ये सीओडी, प्राइस एंड प्लेस, प्रोडक्ट। हाँ ऊपर एक काम कर सकते हैं, सही बोल रहे हो, पेन से लिख देते ना, क्या क्या था, प्राइस और प्लेस। तो मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ। चलो भाई साहब, पहला जवाब जो बोल रहे हैं भाई साहब वो बोल रहे हैं प्रमोशन, ऐसा मतलब भाई साहब बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हाँ यार, चलें, सो सही जवाब है ए,
प्रमोशन। चलो क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38। बेटा आप समझो, फिजिकल, अगर आप अभी पीडीएफ में जाकर पढ़ोगे, बुक्स में जाकर पढ़ोगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेंट्री कंट्रोल नाम का एक बहुत अच्छी चीज पढ़ाई थी अपन ने। आप अगर वहां पढ़ोगे तो हमने पढ़ा था इन्वेंट्री कंट्रोल में कि सर ना तो हम एक्सेस इन्वेंट्री को रख सकते ना तो कम। अगर एक्सेस रखोगे तो होल्डिंग कॉस्ट बहुत आएगी, और कम रखोगे तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसकी डिमांड आप समय पर फुलफिल नहीं कर पाओगे। सो सही जवाब है बेटा इन्वेंट्री कंट्रोल। चलो क्वेश्चन नंबर 39, एक ये मैच दी कॉलम भी अपन ने ले लिया है। चलें, लेकिन है बहुत इजी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑलवेज बात करता है मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट। दूसरा बात करता है सेलिंग, परसुएडिंग द एग्रेसिव। तो मतलब पहले का होना चाहिए ए, दूसरे का होना चाहिए 3। ये कहां पर है? इसमें ही है, डी में। सो सही जवाब है सर डी। चलें क्वेश्चन नंबर 40। When a single consumer fails to get his right protected, he can seek the help of consumer association is the correct answer. चलो, स्टैंडर्डाइज मार्क स्ट्रक ऑन दी ज्वेलरी, ज्वेलरी पर रखता है हॉलमार्क सी। 42, फोर्स कर रहा है आपको शॉपकीपर। सो करेक्ट आंसर इज राइट टू चूज। सो द करेक्ट आंसर इज सीपीए 2019। चलो क्वेश्चन नंबर 44। तो जो फोरम होती हैं वो कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। डिस्ट्रिक्ट पर आप कब जाते हो? अप टू 1 CR, करेक्ट है। और फिर आगे 1 से 10। तो यहां कहां की पूछ रहा है वो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन कब जाओगे? सी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा साहब, पक्का? तो ये कुछ 44 एमसीक्यूज मैंने लिए थे, ये सारे चैप्टर के हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लास्ट हो गया। तो क्या करना है सर, अब आप ऐसा समझो कि ऐसा आपको मिल जाए कि सर 1000 एमसीक्यू भी करके जाओगे तो उसका कोई सेंस नहीं बैठेगा बेटा। इंस्टेड क्या करें हम, ऐसे जैसे 40-50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, और एक कॉन्सेप्चुअल अगर क्लियरिटी है तो हम एमसीक्यू बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे। चलेगा? अच्छा 13 गलत हो गए हैं। हाँ एक बार चेक कर लो। 10 गलत हैं आपके, आपके 2 गलत हुए, बहुत बढ़िया। 11 गलत हैं, 11 आपके गलत हैं, 18 गलत हैं। अच्छा अक्षत के तो सब गलत हो गए ऐसा। चलो भाई, सो आई थिंक आपको एक सेल्फ चेक तो मिल गया होगा कि अगर गलत इतने हो रहे हैं तो एक तरीका क्या सोच रहे थे आप, या कहां पर मिस्टेक हो गई, वो आपको आइडिया मिल गया होगा। चलेगा? सो ये रहे सर आपके सामने ये इतने सारे एमसीक्यू जो आज हमने लेकर आए थे। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और बाकी लोगों को मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। सो आप वहां से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। चलेगा? चलो साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।